अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स विदाउट कैलकुलेटर। बगैर कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, स्पेशली एमडीकेड और ईकेड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूरे पूरे न्यूमेरिकल्स दे दिए जाते हैं और हमें बाकायदा उनको सॉल्व करना होता है बगैर कैलकुलेटर के। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स विदाउट कैलकुलेटर। बगैर कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो टेक्निक्स आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे। और याद रहे कि ये सिर्फ एक लेक्चर काफ़ी नहीं है कि मैं एक लेक्चर में आपको टेक्निक बता दूं और आपने जो है वो सारे न्यूमेरिकल्स की जो है वो बगैर कैलकुलेटर सॉल्व करने की प्रैक्टिस सीखी। नहीं, इसमें हमें तकरीबन एक पूरी सीरीज़ हमें चलानी होगी जिसमें हम हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेटर की हम एक पूरी सीरीज़ चलाएंगे जिसमें 1500 से 2000 न्यूमेरिकल्स 1500 to 2000 न्यूमेरिकल्स को हम बगैर कैलकुलेटर जो है वो सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड फिजिक्स से लिए जाएंगे। तो फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड से रिलेटेड वो न्यूमेरिकल्स होंगे और याद रहे ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो बाकायदा पीएमसी के एग्जाम में बाकायदा रिपीटेड भी हुए हैं। तो इनमें वो एमसीक्यू वो न्यूमेरिकल जो एमडीकेड के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं वो तकरीबन हम तमाम सॉल्व करने जाएंगे। तो इसीलिए इस सीरीज़ से रिलेटेड अपलोड होने वाले तमाम लेक्चर्स को बाकायदगी से आपने सुनना है, समझना है और कॉपी में उसी तरीके से उसी वक्त सॉल्व कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे और वो स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू हैं जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि इस सीरीज का अपलोड होने वाला एक एक लेक्चर आप अच्छे से अटेंड कर सकें। तो स्टार्ट हम आज की इस वीडियो में करने जाएंगे जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स को बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना आज की इस वीडियो में सीखेंगे। याद रहे ये तमाम न्यूमेरिकल जैसा कि मैंने आपको बताया फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड से हम लेंगे ताकि उसमें रिपीटेशन के चांसेस भी अगर हो जाएंगे तो स्टूडेंट के लिए और ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट हम करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूमेरिकल ये पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक से हमने जो है वो स्पेशली न्यूमेरिकल्स लिए हैं। 25,200 joule of heat is supplied to a system while the system does 6,000 joule of work. Calculate the change in internal energy of the system. हमें कहा जा रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें 25,200 जूल की हीट सप्लाई की गई और आपको मालूम है कि थर्मोडायनेमिक्स में हीट सप्लाई को हम प्लस में लेते हैं। while the system does 6,000 जूल ऑफ वर्क, सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस में लेते हैं 6,000 जूल और हमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या करनी है बतानी है, तो डेल्टा यू। अब इसका फॉर्मूला है डेल्टा यू बराबर है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। हीट सप्लाई जो है वो 25,200 है और वर्क डन 6,000 है। अब 25,000 में से 6,000 तो माइनस कर सकते हो ना दिमाग से। 25,000 में से 6,000 निकाले कितना हो गया 19,000। 200 ऊपर थे तो 19,200 जूल इसका आंसर है। तो क्या इसके लिए कोई कैलकुलेटर की जरूरत थी? जवाब है नहीं, ये तो बहुत आसान था। आइए आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिकल का लेवल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। A sample of ideal gas is uniformly heat at constant pressure. एक आइडियल गैस का सैंपल है जिसको हमने यूनिफॉर्मली हीट किया है कांस्टेंट प्रेशर पे। इफ द अमाउंट ऑफ 180 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द गैस, हमें कहा जा रहा है कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड की है 180 जूल। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें बतानी है एंड वर्क डन बाय द गैस। अब देखो ये न्यूमेरिकल अगर देखा जाए तो इसमें दो सवाल थे। एंट्री टेस्ट में याद रखिएगा हमेशा न्यूमेरिकल जो होता है उसमें कोई एक चीज़ पूछी जाती है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, वर्क डन बाय द गैस भी बताना है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बताना है। तो ये दर हकीकत ये एक एमसीक्यू नहीं है, दो है। एंट्री टेस्ट में इसका कोई एक हिस्सा पूछा जाएगा। टेक गैमा की वैल्यू बताई जा रही है 1.41। अब भाई आपको मालूम है कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यूपी बराबर है एनसीपी डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट एनर्जी सप्लाई की गई 180 एनसीपी डेल्टा टी, यहां तक पहुंचे। गैमा बराबर होता है सीपी अपॉन सीवी का रेशियो, सीवी यहां डिवाइडेड है वहां चला गया तो सीपी बराबर हो गया गैमा सीवी के। तो इस फॉर्मूले में मैं सीपी की जगह क्या रख सकता हूं, इस फॉर्मूले में मैं सीपी की जगह रख सकता हूं गैमा सीवी, रख दिया मैंने यहां। ओके गेमा यहां मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड, तो 180 जूल अपॉन गेमा बराबर है एन सी वी डेल्टा टी।
एन सी वी डेल्टा टी बराबर होता है डेल्टा यू के। वो स्टूडेंट स्पेशली जिन्होंने सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर की डेरिवेशन अच्छे से की है तो उनको मालूम है कि एन सी वी डेल्टा टी उस डेरिवेशन में हम पढ़ते हैं किसके बराबर होता है डेल्टा यू के। अब 180 है और गेमा की वैल्यू 1.4 है। अब बच्चा यहाँ कैलकुलेशन में फंस रहा है 180 डिवाइडेड बाय 1.4 कैसे करें। तो याद रखिएगा अब यहाँ से अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन का मैं तरीका सिखाता जाऊँगा। 180 डिवाइडेड बाय 1.4 है ना। अब इसको डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या करें तो आप 180 को 1.5 सपोज कर लो, 180 को क्या कर लो डिवाइड बाय 1.5, इससे करीब तक करो। अब ये 1.5 आपको मालूम है कि ये बराबर होता है 3/2 के। 1.5 किसके बराबर है 3/2 के। तो ये आपके पास क्या हो जाता है 3/2। अब इसको 180 को 3 से डिवाइड करो कितना हो जाता है 60 और 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 120। समझ रहे बात। देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी, चीज़ें आसान होगी। देखो 180 डिवाइड बाय 1.4 करना था, 1.4 को डिवाइड करने में थोड़ी मुश्किल थी तो मैंने इसको आसान करने के लिए 1.5 किया। 1.5 आपको मालूम है 3/2 के बराबर है, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 60, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 120 हो रहा है। लेकिन हमें मालूम है कि 1.5 तो नहीं था, कितना था नीचे था 1.4। इसका मतलब हमारा आंसर 120 से तो ज़्यादा होगा, लगभग 130 के आसपास होगा। कितना होगा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, 130 के आसपास होगा ना भाई, क्योंकि 1.4 से डिवाइड करना था हमें, 1.5 से तो नहीं, 1.5 से करते तो 120 होता, हमें मालूम है। ओके 1.4 से था 130 के आसपास होगी वैल्यू। ओके 130 आ गया। अब इस फॉर्मूले में डेल्टा यू आ गया 130, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने अप्रोक्सीमेट 130 निकाल लिया। वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करेंगे तो इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला डेल्टा यू बराबर होता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू वहाँ यहाँ माइनस में, वहाँ जाके प्लस, डेल्टा यू यहाँ प्लस में, वहाँ जाके माइनस। डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 180 और ये डेल्टा यू कितना हो गया 130। आंसर कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट 50। जबकि इसी न्यूमेरिकल को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो इसका एक्यूरेट आंसर कितना आ रहा है 52.34 जूल। अब आप बोलेंगे सर अप्रोक्सीमेट क्यों, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू में ऑप्शन दिए हुए होते हैं और वो बगैर कैलकुलेटर वाले जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें ऑप्शन अक्सर क्या होते हैं दूर दूर होते हैं। तो आपने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन को सिंपल बनाया, अप्रोक्सीमेट आपको मालूम हो गया 50, इसका मतलब आपके न्यूमेरिकल का आंसर 50 के आसपास है। वो ऑप्शन जो बिल्कुल 50 के करीब तर होगा वो क्या है आंसर है। तो 50 से करीब तर आंसर कितना हो गया 52.34। एक्यूरेट कैलकुलेशन करने जाओगे तो टाइम बहुत बहुत ज़्यादा लगेगा, अप्रोक्सीमेट करोगे तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपके पास आंसर आ चुका होगा। तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर 50 जूल, एक्यूरेट आंसर 52.34। तो अगर ऑप्शन में 52.34 मेंशन होगा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 50 के आसपास है, यही क्या है इसका आंसर है। आइए एक और न्यूमेरिकल में आपको बताऊं। Find the efficiency of a Carnot heat engine working between the steam and ice point। हमें efficiency बताना है Carnot engine की जो कि वर्क कर रहा है स्टीम, भाप की बात हो रही है, जिसका दर्जा हरारत कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइस पॉइंट जिसका टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें मालूम हो गया कि स्टीम है जो कि हाई टेम्परेचर पे 100 + 273 केल्विन में कन्वर्ट किया, T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 आ गया, ये आ गया। इफिशियंसी चाहिए, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब T2 जो कि लोअर टेम्परेचर है 273 है और T1 जो कि हायर टेम्परेचर है वो क्या है 373 मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला है। अब 273 को 373 से डिवाइड करने में अब आ रही है मुश्किलात, बच्चा फंस गया। अब क्या करूं, कैलकुलेटर तो है नहीं, तो आप इसको क्या करो 273 को राउंड ऑफ बना दो 300 और 373 को राउंड ऑफ बना दो 400, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए आंसर आसान हो जाए और आपका आंसर जो है वो करीब तरह अप्रोक्सीमेट आ जाए। तो मैंने क्या किया 273 को कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 300 कर दिया और 373 को कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 400 कर दिया। 0 0 से कैंसिल हो गया, 3/4 रह गया। 3/4 किसके बराबर होता है 0.75 के। 1 - 0.75 कितना हो जाता है 0.25। 0.25 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ गया 25%। अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ गया 25%। और अगर इसी न्यूमेरिकल को अगर आप कैलकुलेटर से एक्यूरेट सॉल्व करते हो तो आंसर कितना आ रहा है 26.8। एक्यूरेट कितना आ रहा है 26.8। अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 25%। अब आपका आंसर जैसे ही अप्रोक्सीमेट 25% आ गया, ऑप्शन में देखा 25 के आसपास कौन से हैं। याद रखिएगा बगैर कैलकुलेटर वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं। एक 25% होगा तो एक 50% होगा, एक 75% होगा, एक 80% होगा, दूर दूर होंगे। तो जैसे ही आपका अप्रोक्सीमेट 25% आंसर आ गया, आपको मालूम है कि 25 के आसपास जो भी ऑप्शन है वो मेरे इस न्यूमेरिकल का क्या है आंसर है। आइए एक और न्यूमेरिकल में आपको समझाऊं।
देखें इस तरह के इंशाल्लाह हम 1500 2000 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर इतनी आपकी प्रैक्टिस फास्ट होगी कि आपको कोई मसला नहीं होगा। ओके आगे, वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 854 मीटर। If the whole energy is used in increasing the temperature, find out the final temperature. Specific heat of water is 4200 joule per Kelvin per kilogram. हमें कहा जा रहा है पानी है ना, इसका दर्जा हरारत कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 854 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। इफ द होल एनर्जी, अब आपको मालूम है ना पानी जो है वो 854 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे ही ये ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसी और एनर्जी में तो कन्वर्ट होगी ना। तो कह रहा है इफ द होल एनर्जी, यानी इसकी जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी है, इफ यूज इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आप सपोज कर लेंगे इसकी जो पूरी एनर्जी थी ना पोटेंशियल एनर्जी, वो पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने में क्या होगी, इस्तेमाल होगी। फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर, जो पानी नीचे जब पहुंचेगा उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें दे दी गई है 4200 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। सबसे पहले डेटा, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस किया 293 केल्विन हो गया बगैर कैलकुलेटर। हाइट कितना है 854 मीटर। टेम्परेचर T2 यानी फाइनल टेम्परेचर हमें मालूम करना है। स्पेसिफिक हीट हमें दे दी गई है 4200 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। जी की वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लिया। अब जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और Q का फॉर्मूला क्या होता है mc डेल्टा टी। अब पोटेंशियल एनर्जी mgh, m तो दिया हुआ ही नहीं है ना, मास ऑफ वाटर, m को m रहने दो, g की जगह 10, हाइट की जगह कर दिया 854। Q किसके बराबर हो गया, अब 854 ये 8540 मीटर हो गया। अब Q बराबर है mc डेल्टा टी के, m और m दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। c की वैल्यू कितनी होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन दी गई है। c वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी 8540 जो है वो डिवाइड होने जा रहा है 4200 से। अब ये इसको एक्यूरेट डिवाइड करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। अब देखो 4200 है, ऊपर सोचो 8400 होता तो उसका डबल होता ना। अगर ऊपर 8540 के बजाय अगर 8400 होता तो ये 4200 का डबल होता, तो अप्रोक्सीमेट इसको डिवाइड होने पर 2 पॉइंट समथिंग आने चाहिए, मैंने 2 लिख दिया। चलो भाई, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएंगे 2। अब डेल्टा टी बराबर होता है, डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 के। T2 हमें चाहिए, T1 कितना था 20, T1 देखो ना भाई, T2 हमें चाहिए ना, T1 कितना था 293 था ना। ओके, केल्विन में चलो कन्वर्ट किया होता 293 हो गया, प्लस 2 कर दिया हमने तो कितना आ गया T2 295 केल्विन। 295 केल्विन आंसर है। अगर ऑप्शन आपके पास सेंटीग्रेड में दिए हुए तो 273 माइनस कर दो, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अप्रोक्सीमेट भी यही है, एक्यूरेट भी 22.1 या समथिंग इसी आसपास ही आंसर आ रहा है। तो अब देखो कितना आसान कर दिया। अब एक आम बच्चा 8540 को डिवाइड करने में टाइम वेस्ट करेगा, अगर एक्यूरेटली कर भी जाएगा तो टाइम इतना लग जाएगा कि बकिया पेपर रह जाएगा। एक ज़हीन बच्चे ने इसको 8400 कंसीडर करते हुए 4200 से डिवाइड करके 2 निकाल लिया, और सिंपल 293 में 2 प्लस करके 295 हो गया। और 295 अगर सेंटीग्रेड में ऑप्शन है, अगर केल्विन में तो ये आंसर है, और अगर सेंटीग्रेड में ऑप्शन दिए गए हैं तो आपने 273 माइनस कर दिया तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास अप्रोक्सीमेट और एक्यूरेट दोनों यही आंसर हैं। आइए अगली न्यूमेरिकल से और प्रैक्टिस में आपकी करवाता हूं। इसमें कहा जा रहा है, याद रहे ये तमाम न्यूमेरिकल्स फेडरल बोर्ड फिजिक्स और पंजाब बोर्ड फिजिक्स से लिए गए। अ कार्नोट हीट इंजन एब्जॉर्ब्स 2000 जूल ऑफ हीट from the source of heat engine at 227 degree centigrade and rejects 1200 joule of heat during each cycle to sink. Calculate the efficiency of engine, temperature of sink and amount of work done during each cycle. अब देखो दो है ना, MCQ में MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू में इसका कोई एक पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। अब कहा जा रहा है कार्नोट साइकिल के अंदर हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है कितनी है 2000 जूल। ओके, हीट एब्जॉर्ब हो गई। इसी तरीके से जो है वो टेम्परेचर जो बताया जा रहा है, सोर्स का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है T1 होता है, 227 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस किया 500 केल्विन हो गया। रिजेक्ट्स हीट ड्यूरिंग ईच साइकिल, कितनी हीट, सिंक की जो हीट एनर्जी है वो 1200 जूल हो गया, यानी Q2 हो गया। हमें चाहिए कैलकुलेट द एफिशिएंसी चाहिए,
और अमाउंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग ईच साइकिल। हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ वर्क भी चाहिए, वर्क डन भी हमें कैलकुलेट करना है। अब आपके पास जो है सबसे पहले अगर देखो ना, अमाउंट ऑफ वर्क निकालना कितना आसान है, Q1 माइनस Q2 इसका फॉर्मूला है ना, Q1 में से Q2 माइनस कर दो, 2000 में से 1200 माइनस करो। क्या इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए तुम लोगों को? ना लाइक बच्चों, नहीं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 2000 में से 1200 माइनस किया, 800 आंसर आ गया। वर्क डन तो हमने सीधा आंसर दे दिया। इफिशिएंसी की बात करते हैं, इफिशिएंसी बराबर है W अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। W हम निकाल चुके हैं, 800 है, Q1 कितना है, 2000 है, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब 8 को हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, 8 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 20 से, तो वैल्यू कितनी आती है, 0.4। अब 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 40%। देखें यहाँ तक अब तक की कैलकुलेशन जो भी है उसमें हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। देखो अगर यहाँ परेशान हो रहे हो, 80 को 20 से कैसे डिवाइड किया, 80 को 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया, 4, नीचे 10 बच गया ना, 4 को 10 से डिवाइड किया, 0.4 बन गई भाई कहानी। ओके, यहाँ हमारे पास इफिशियंसी कितनी आ गई, कैलकुलेट द इफिशियंसी, इफिशियंसी का भी आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि आप सिंक का टेम्परेचर बताओ, क्या बताओ आप, सिंक का सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है ना, अगर इसी न्यूमेरिकल में इफिशियंसी के साथ, वर्क डन के साथ अगर तीसरा हिस्सा होता कि सिंक की आप जो है वो टेम्परेचर बताओ, तो फिर ये भी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी बराबर है 1 माइनस T2 अपॉन T1, इफिशियंसी 400 है, 1 माइनस T, ओके यहाँ तक पहुंच, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 40% को, 40 को मैंने 100 से डिवाइड किया, 0.4 हो गया। अब T2 अपॉन T1 यहाँ माइनस में, वहां जाके प्लस, 0.4 यहाँ प्लस में, वहां जाके माइनस, 1 माइनस 0.4, 0.6 हो गया। अब हमें जो है वो क्या चाहिए, T2 चाहिए ना, T1 यहाँ क्या हो रहा है, T1 यहाँ डिवाइडेड है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 0.6, T1 कितना था, 500 था, 0.6 को हमें क्या करना है, 5 से, 0.6 को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों कहेगा सर 500 को 0.6 से मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, तो भाई इसका एक पॉइंट शिफ्ट करो, ये 6 बन गया, इसका एक 0 हटा दो, भाई इसका एक 0 हटा दो और इसका एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, मैथ के रूल के मुताबिक तो बराबर है ना, ये 0.6 से 6 बन गया, ये 500 से 50 बन गया, 50 को 6 से मल्टीप्लाई करो, ये तो बच्चों को पता होगा, 300 केल्विन इसका आंसर है। और अगर ऑप्शन डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा तो 273 इसमें से माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 227 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखें इस पूरी कैलकुलेशन को हमने इस तरीके से समराइज किया है कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत पेश ना आए। तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी इस तरीके से इतनी प्रैक्टिस करें हमारे साथ, कम से कम जितने हम लेक्चर अपलोड करें वो तमाम आप अच्छे से अटेंड करके कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह एट दी एंड आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए अब थोड़ा और न्यूमेरिकल टफ वाला हम देखते हैं। What is the least amount of work that must be performed to freeze 1 gram of water at 0 degree centigrade by means of a refrigerator? Take the temperature of the surrounding as 37 degrees centigrade. How much heat is passed on to the surrounding during this process? Latent heat of fusion water का यहाँ दिया गया है 3,36,000 जूल पर केल्विन। हमें कहा जाए what is the least amount of work, हमें वर्क डन मालूम करके बताना है। That must be perform 1 gram of water at 0 degree से, 1 ग्राम पानी है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाई मीन्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक पानी है और हमें कहा जा रहा है उसको हमें फ्रीज करना है, कम से कम हमें जो है वो कितना वर्क डन करना होगा, और कहा जा रहा है सराउंडिंग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और हाउ मच हीट, एक तो वर्क डन बताना है। देखें इस टाइप के न्यूमेरिकल में जो है ना पेपर में एक ही चीज़ पूछी जाएगी, यहाँ 2 चीज़ें पूछी गई हैं, वर्क डन भी पूछा जा रहा है और दूसरा पूछा जा रहा है हाउ मच हीट इज पास ऑन टू द सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हीट भी बतानी है कि कितनी सराउंडिंग पे हीट एनर्जी पास की जाएगी, जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दिया गया है 3,36,000 जूल पर केल्विन। सबसे पहले 1 ग्राम है, 1 ग्राम आपको मालूम होता है एक्सपोनेंट -3 किलोग्राम के बराबर है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हीट एनर्जी हम निकालते हैं, मास कितना हो गया भाई 1 ग्राम था ना पानी, ओके 1 ग्राम एक्सपोनेंट -3, तो ये हमने लिख दिया एक्सपोनेंट -3, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3,36,000, ये हो गया। अब ये -3 है और इसके 3 0, ये 3 0 हट गए, आंसर आ गया। Q2 हमारे पास कितना आ गया, Q2 हमारे पास जो है देखिए सराउंडिंग का जो है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर 37 था, जबकि ये हमारा वाला टेम्परेचर 0 था ना, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हीट एनर्जी आ गई 336 जूल आ गए। अब हमें जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर था 37 + 273 310 केल्विन हो गया। T2 0, आइस का जो टेम्परेचर था 0 + 273 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्क डन ना, तो वर्क डन के लिए यहाँ देखो फॉर्मूला अच्छे से देखो, इफिशियंसी आपको मालूम है बराबर होता है W/Q1 × 100 होता था,
और इसी तरीके से ये आगे जाकर डेरिवेशन में हम करते थे T1 माइनस T2 अपॉन T1, ये होता था। लेकिन इफिशियंसी का एक और नया यहाँ फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला तो सिंध बोर्ड वालों ने इंटर में भी किया कि W अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, फिर आगे जाकर उसको हम T1 माइनस T2 अपॉन T1 करते हैं। लेकिन इफिशियंसी का एक फॉर्मूला है W अपॉन Q2, Q1 की जगह क्या आता है Q2, जो कि बराबर होता है T1 माइनस T2 अपॉन T2। यहाँ फर्क सिर्फ यह आ जाएगा कि नीचे यहाँ Q1 था तो T1 था, यहाँ अगर Q2 लोगे तो क्या होगा T2 लोगे। क्योंकि हमारे पास Q1 नहीं है, Q1 सराउंडिंग की हमारे पास हीट एनर्जी नहीं है, तो हमें आइस की हीट एनर्जी की मदद लेनी है जो कि Q2 है, लो टेम्परेचर वाली हीट एनर्जी है। तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इफिशियंसी बराबर है W अपॉन Q2 बराबर है T1 माइनस T2। अब यहाँ Q2 रखा था, नीचे भी T2 रखा। Q2 कितना है 336, T1 कितना है 310, T2 कितना है 273 और नीचे भी 273 आ गया। अब यहाँ हमारे पास क्या हो गया 310 माइनस 273 37 आ गया। इसी तरीके से जो है 336 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 273 अपनी जगह। अब यहाँ बच्चा कैलकुलेशन में फंस गया, अब बच्चा यहाँ कैलकुलेशन में फंस रहा है। तो 336 को 273 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो ये वही हमारा क्लास 5 वाला मेथड, 336 को 273 से डिवाइड करना है। यहाँ या मैंने लिखा 1, 273 आ गया और नीचे हमारे पास गौर से सुनिएगा, नीचे हमारे पास क्या होगा 6 माइनस 3 हो गया। अब 3 में से 7 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से लिया, 13 ये हो गया, 13 माइनस 7 ये हो गया 6 और ये 2 हो गया था, 2 ये कैंसिल हो गया। अब 63 है और यहाँ अगर मैं 0 लगाऊंगा तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट, क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। तो ये 630 है तो 273 कितनी मरतबा लेंगे, ऑलमोस्ट 2 मरतबा लेंगे 1.2। बस आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट हमें आइडिया हो गया कि 1.2 के आसपास इसका आंसर है। तो 336 273 से जब डिवाइड करेंगे 1.2 के आसपास आएगा। 37 को 1.2 से अगर हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ रहा है 444 जूल। अब 37 को 1.2 से कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। देखो 1.2 है ना, अब 37 मल्टीप्लाई बाय 1 37 हो गया। मैं चलो यहाँ लिख के बताता हूँ। देखो 37 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 1.2 से। अब ये कैसे किया, 37 को 1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे मैं इसको एक और बताऊँ, देखो 1 प्लस 0.2 ये हो गया ना, 1.2 का मतलब क्या है 1 प्लस 0.2। अब 37 को 1 से किया, ये 37 तो हो गया। अब 37 को 0.2 से, अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करता तो कितना होता 3.7। अब 0.2 से करूंगा तो 3.7 का क्या होगा डबल होगा। 3.7 का अप्रोक्सीमेट डबल कितना होगा 7 के आसपास होगा। ओके भाई 7 के आसपास, तो वैल्यू कितनी हो रही है 44 अप्रोक्सीमेट बन रही है। कितनी बन रही है 44 अप्रोक्सीमेट बन रही है। तो ये हो गया 44 हमारे पास जो है वो अप्रोक्सीमेट जो है वो क्या बन रहा है आंसर बन रहा। वर्ड डन आ गया, क्या हो गया ओके वर्ड डन हमारे पास जो है वो आ चुका। अब हमारे पास जो है वो वर्ड डन की मदद से क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच हीट इज पास ऑन टू द सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हीट एनर्जी कितनी पास हो रही है सराउंडिंग में, तो W हमारे पास बराबर होता है Q1 माइनस Q2। अब इसी तरीके से हमारे पास जो है वर्ड डन तो हमारे पास आ चुका। वर्ड डन हमारे पास जो है वो कितना है 44, Q2 कितना है 336, 44 प्लस 336 आंसर कितना आ रहा है 380। अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ रहा है 380। कहीं कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया। एक्यूरेट आंसर जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो एक्यूरेट आंसर कितना आएगा 381.5 जूल। तो अगर आपने अप्रोक्सीमेट 380 तक पहुंच गए, अगर आप अप्रोक्सीमेट कितना हो गए 380 तक अगर आप अप्रोक्सीमेट पहुंच जाते हो तो आपको पता चल जाएगा 381 क्या है इसका आंसर। ये इसकी टेक्निक होती है कि आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन सॉल्व करते हुए इसको जो है वो सिंपल बनाते जाओ और सॉल्व करते जाएं और करीब तर आंसर जैसे ही आ जाएगा आप ऑप्शन में पहचान जाओगे। जैसे अगर आपने सॉल्व किया अप्रोक्सीमेट आपको पता चला 380 जूल आ रहा है, अब ऑप्शन में आपको क्या है 381.5 है, पहचान जाओगे यही क्या है इसका आंसर है। एक और सवाल से मैं आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाता हूं। Calculate the change in entropy when 10 kilogram of water is heated from 90 degrees centigrade to 100 degrees centigrade. Specific heat of water 4180 joule per mole per Kelvin. हमें कहा जा रहा है चेंज इन एंट्रोपी मालूम करना है जब 10 किलोग्राम पानी जो है ना उसको हम गर्म कर रहे हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड से। कितना कर रहे हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड से हम करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
10 किलोग्राम पानी है ना, उसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तक गर्म करेंगे, तो हमें पूछा जा रहा है एंट्रोपी में क्या तब्दीली आएगी, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया गया है 4180 जूल पर मोल पर केल्विन दिया गया। तो अब आइए सबसे पहले डेटा बनाओ, चीज़ों को आसान करो। पानी 10 किलोग्राम है और T1 जो है वो लो टेम्परेचर है, 90 + 273 363 हो गया, और दूसरा T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 373 केल्विन हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 4180 जूल पर मोल पर केल्विन। Q बराबर होता है किसके, mc डेल्टा टी। भाई एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, एंट्रोपी बराबर होता है हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय एवरेज टेम्परेचर। हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय एवरेज टेम्परेचर, हमारे पास एंट्रोपी आ जाएगी, चेंज इन एंट्रोपी। तो सबसे पहले डेल्टा क्यू चाहिए होगा। डेल्टा क्यू हमारे पास क्या है, m हमारे पास 10 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 है, और टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है 373, और 363 भी कितना फर्क है 10 का। ओके 10 हो गया, तो 10 और 4180 दो जीरो का इजाफा कर दिया, आंसर हो गया। भाई 10 से मल्टीप्लाई करो, एक जीरो का इजाफा, 10 से मल्टीप्लाई करो, एक और जीरो बढ़ गया, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया 4,18,000 जूल हो गया। अब एवरेज टेम्परेचर कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। T1 कितना है 363, T2 कितना है 373, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, वैल्यू कितनी आ गई 368 केल्विन टेम्परेचर आ गया। अब हमारे पास डेल्टा क्यू वर्सेस नहीं का, डेल्टा क्यू कितना है 4,18,000 और एवरेज टेम्परेचर कितना है 368, इनको डिवाइड करना है। अब इनको डिवाइड करते हुए बच्चा फंस गया कि भाई क्या करना है, तो वही पुराना हमारे क्लास 5 वाला मेथड, 4,18,000 को 368 से डिवाइड करना है। ओके 4,18,000 हो गया, 368 से डिवाइड करें। सबसे पहले हमने 418 के मुकाबले में 368 रखा, ये 8 में से 8 गया 0, और ये 1 में से 6 नहीं जा सकता तो 1 यहाँ से लिया, 11 हो गया, 11 में से 6 माइनस किया तो 5 हो गया। अब ये 3 और 3 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं, 50 हो गया। मैंने यहाँ लिखा 1, कितनी मरतबा लिया 368, 1 मरतबा लिया। अब 50 है ना, ऊपर से एक और 0 लिया, कितना हो गया 500, कितना हो गया भाई 418 तक तो हल हो गया था ना, अब 3 0 है, एक 0 मैंने क्या किया, एक 0 मैंने यहाँ लिया, ये 500 हो गया। 500 में से भी क्या होगा 368 एक मरतबा ही लग रहा है, 368 क्या हो रहा है 1 क्या हो गया 368 1 बार लग रहा है। तो अब देखो गौर से कि 500 में से 368 में माइनस करता हूं तो कितना आ रहा है 132 हो रहा है। अब 2 0 है, तो अब मजीद एक्यूरेट मुझे आंसर तो नहीं चाहिए, मुझे तो अप्रोक्सीमेट में बात बन रही है ना, ऊपर 2 0 लगा दो, मुझे आइडिया हो गया कि मेरा आंसर 1100 के आसपास है। कितना मैंने सोल्व किया भाई, पहले से मुझे आइडिया वो 1 है, दूसरे से मुझे आंसर हुआ 1 है। अब बकिया कितना 0 रह गए, 2 0 बच गए ना, 2 0 लगा दो अप्रोक्सीमेट। एक्यूरेट सोल्व करने जाओगे ओके, लेकिन एक्यूरेट का तो पता ही नहीं है, बस हमें ऑप्शन में से तलाश करना है। तो मुझे इतना आइडिया हो गया कि मेरा आंसर जो है वो 1100 के आसपास है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर 1100 के आसपास है, और इसी न्यूमेरिकल को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 1135, 13.8। अब आपको 1100 के आसपास पता चल गया, अब ऑप्शन में लिखा हुआ होगा 1135, आपको आइडिया हो गया कि ये आंसर है मेरा, क्योंकि 1100 के आसपास जो है आप निकाल चुके हो। अब ऑप्शन में से आपने पहचानना है, हालांकि आपने एक्यूरेट कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं किया, अप्रोक्सीमेशन में आपने क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया, और आपको पता चल गया कि ये क्या है, इसका आंसर है। तो चेंज इन एंट्रोपी कितना आ गया, हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर है 1100 जूल पर केल्विन, और एक्यूरेट आंसर कितना आ रहा है वो 1135.8 जूल पर केल्विन। तो करीब तक आंसर निकाला। तो ये थी टेक्निक्स कि किस तरीके से बगैर कैलकुलेटर के लेंथी डिटेल न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और तो वो स्टूडेंट जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको एक सजेशन दूंगा कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने, क्योंकि रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर हम तकरीबन 1500 से 2000 से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के हम सीखने जाएंगे, जो कि फेडरल बोर्ड और फिजिक्स बोर्ड के तकरीबन पूरी कोशिश होगी कि उनके तमाम न्यूमेरिकल्स को हम बगैर कैलकुलेटर के, जो देखें एक तो होता है बहुत डिटेल न्यूमेरिकल जो देख के ही अंदाजा होता है कि ये एंट्री टेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन तकरीबन वो ऐसे न्यूमेरिकल जो इस टाइप के भी लेंथी न्यूमेरिकल है, वो भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बगैर कैलकुलेटर के उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि एंट्री टेस्ट अगर मुश्किल भी आए तो आपके लिए कोई परेशानी का सबब ना बने। तो मेरी सजेशन है कि आप रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।